नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से आपका स्वागत है। मैं अनुपम, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, और आज का हमारा व्याख्यान एमए उत्तरार्ध की छात्राओं के लिए है। और उनका जो 10वां पेपर है वो आपको जो है हम दो मिलकर पढ़ाएंगे। मैं और मंजू त्रिपाठी मैम, हम दोनों मिलकर आपको 10वां पेपर पढ़ाएंगे। तो जो 10वां पेपर है वो दो उसमें ऑप्शन आते हैं, एक रचनाकार का विशेष अध्ययन और दूसरा जो है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी मीरा गर्ल्स में नहीं चलता है हमारे यहाँ। तो इसलिए आप जब परीक्षा फॉर्म भरें तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि प्रयोजन मूलक हिंदी को जो है आप ई मित्र पर जाकर ना क्लिक करें, रचनाकार का विशेष अध्ययन उस पर क्लिक करें। और उसमें भी जो हमारे महाविद्यालय में जिस रचनाकार को पढ़ाया जाता है वह जैनेन्द्र कुमार है, प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार। तो ये दो बातें आप ध्यान रखें। मैं फिर से बता दूं आपको कि 10वां पेपर जो वैकल्पिक होता है, ऑप्शनल होता है, उसमें दो पेपर होंगे, रचनाकार का विशेष अध्ययन एक और दूसरा प्रयोजन मूलक हिंदी। तो आपको प्रयोजन मूलक हिंदी नहीं लेना है। और रचनाकार के विशेष अध्ययन में भी बहुत सारे रचनाकार हैं, उनमें से आपको जैनेन्द्र को जो है वह चूज़ करना है। ये आप ध्यान रखें। उनमें दूसरे राइटर भी और दिए हुए हैं, उनको हमें, निर्मल वर्मा या और जो भी हैं, उनको हमें नहीं लेके हमें जैनेन्द्र का जो है वह अध्ययन करना है। इससे पहले कि जैनेन्द्र पे अपन बात करें और जैनेन्द्र की उपन्यासों पर चर्चा करें, कहानियों पर उनकी, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदी में क्या होता है कि प्राय साहित्यकारों की तुलना की जाती है। हमेशा से एक हमारा समाज ही तुलना करने वाला ही है। हम घर में भी देखते हैं कि दो भाइयों की, दो बहनों की, या रिश्तेदारों में, या क्लास में, या कहीं पे भी हम तुलना करते हैं। ये बड़ा हमारा विचित्र स्वभाव है, जबकि हमारा ये मानना है कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है और हर व्यक्ति अपनी यूनिकनेस अपने साथ लेके आता है। इसलिए हम किसी से अपनी तुलना ना करें, ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। और वैसा ही जैनेन्द्र का साहित्य भी कहता है। जैनेन्द्र का साहित्य भी उस यूनिकनेस के जो साहित्य की वानगी है, और जैनेन्द्र का पूरा व्यक्तित्व भी जो है वो यही चाहता है कि उसकी तुलना किसी से ना की जाए। तो ये आप एक हमेशा ध्यान रखना कि जब भी जैनेन्द्र का साहित्य आप पढ़ेंगे, जैनेन्द्र को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इस बात की जो है विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जैनेन्द्र जैनेन्द्र हैं और प्रेमचंद प्रेमचंद है। चूँकि मैं प्रेमचंद का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी आलोचना ने हमेशा जैनेन्द्र की तुलना प्रेमचंद से की है, और बाद के भी लोगों ने हमेशा जैनेन्द्र को प्रेमचंद के सामने ला के रिंग में उतार दिया है। तो ये आप ध्यान रखें, प्रेमचंद प्रेमचंद है और जैनेन्द्र जैनेन्द्र है। आप युवा पीढ़ी के छात्र हैं तो आपने एक सुशांत सिंह जी की फिल्म देखी होगी, धोनी, अनटोल्ड स्टोरी, बहुत चर्चित मूवी थी धोनी को लेकर। उसमें एक दृश्य है जहाँ पर बैट बनाने वाला कहता है कि भाई ये धोनी कौन है, और क्या धोनी तेंदुलकर है क्या? तो जो अभिनेता होता है उसमें वो क्या जवाब देता है कि नहीं पाजी, धोनी धोनी है, तेंदुलकर तेंदुलकर है। तो चूँकि आप में से काफ़ी लोगों ने ये फिल्म देख रखी होगी और हमें जो है उससे कुछ बात कहीं से आ जाती है तो उद्धृत कर देना चाहिए। तो उसी तरह से हिंदी कथा साहित्य में, उपन्यासों के इतिहास में प्रेमचंद प्रेमचंद है और जैनेन्द्र जैनेन्द्र है। हालांकि प्रेमचंद के बेहद करीबी थे जैनेन्द्र। प्रेमचंद के काफ़ी करीब लोगों में आप ये समझ लीजिए कि जब प्रेमचंद अंतिम समय में थे तब भी उन्होंने जिन लोगों को अपने पास बुलाया था और जो लोग थे वहाँ, उनमें से एक जैनेन्द्र थे। और जैनेन्द्र को प्रेमचंद ने हिंदी का गोरकी कहा है। गोरकी रूस के बहुत प्रसिद्ध रचनाकार, साहित्यकार रहे हैं, और जिनका एक विश्व प्रसिद्ध रचना माँ जो है वो बहुत चर्चित रही है। और स्वयं प्रेमचंद गोरकी से बेहद प्रभावित थे। तो प्रेमचंद जो है जैनेन्द्र को हिंदी का गोरकी कहते थे। हमें जो बात जैनेन्द्र को पढ़ते समय, आगे हम बात करेंगे जैनेन्द्र के जीवन पर भी बात करेंगे कैसे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक
साहित्यकार जो होता है वो अपने समय और समाज की जो है वो उत्पत्ति होता है। वह केवल ये नहीं होता है कि पर्टिकुलर जैनेंद्र उसी समय वंश जैनेंद्र हो सकते थे जब वो हिंदी साहित्य में आए थे, जब का समाज, जब का साहित्य, जब की राजनीति, जब की दुनिया जो है वो ऐसी थी। 2020 में जैनेंद्र नहीं और कोई रचनाकार जो है बनेगा। तो ये ध्यान रखने की बात है कि हर व्यक्ति अपने समय और समाज से बेहद प्रभावित होता है। तो जैनेंद्र भी अपने उस समय और समाज की जो है वो पैदाइश थे। और और दो चार बातें मैं आपको जो जैनेंद्र को पढ़ने से पहले आपके दिमाग से उन सब का जो है भ्रम होता है, पहले भ्रम हटा देंगे अपन, फिर भ्रम हटने के बाद जो है पढ़ने की दृष्टि थोड़ी क्लियर हो जाती है। तो आप ये भी याद रखिए कि कई बार क्या होता है हिंदी में कि एक स्वरूप ज़्यादा चर्चित हो जाता है और दूसरा स्वरूप जो है वो कम चर्चित रहता है। और ये प्राय कई उपन्यासकार कहानीकारों के साथ हुआ है। जैसे कि नागार्जुन जितने बड़े कवि हैं, हम उनको कवि रूप में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उतने ही बड़े वो उपन्यासकार भी हैं, लेकिन उनके उपन्यास के स्वरूप पर हमारा ध्यान कम जाता है। अज्ञेय जितने बड़े कवि हैं उतने ही बड़े वो उपन्यासकार और कहानीकार भी हैं, लेकिन हम प्राय ध्यान नहीं रखते। उसी तरह से मुक्तिबोध ने भी बहुत बेहतरीन कहानियाँ लिखी। ये बड़ा संयोग ऐसा हुआ कि मुक्तिबोध के आलोचक और कवि रूप को हमने इतना विराट बना दिया कि उनकी कहानियों पर चर्चा नहीं हो पाई। उसी तरह से जैनेंद्र के एक दो उपन्यास इतना चर्चित और इतने विवादास्पद और उस तरह से वो रहे कि उनके अन्य रूपों की उपेक्षा कर दी गई हिंदी में। वो एक अच्छे निबंधकार थे, बेहतरीन कहानीकार थे और बहुत सारे साहित्य के अनुवाद भी उन्होंने किया। तो उन सब की ओर हमारा ध्यान कम गया और कम ही सामग्री या कम बात कर लीजिए, कम बात उस पर की गई। तो हमें ये भी ध्यान रखना है जैनेंद्र को पढ़ते हुए कि जैनेंद्र न केवल बड़े उपन्यासकार हैं बल्कि उतने ही बड़े वो कहानीकार हैं, उतने ही बड़े वो जो है निबंधकार हैं और उतने ही बड़े वो व्यक्ति हैं। तो ये कुछ बातें हम ध्यान में रखेंगे तो हमें जो है वो जैनेंद्र को समझने में और जो है और मेरा ये मानना है कि किसी साहित्यकार को जानना, और हम सहयोग से साहित्य पढ़ रहे हैं तो हम तो बहुत ही फॉर्चुनेट लोग हैं, बड़े भाग्यशाली लोग हैं। केवल परीक्षा के लिए ही इनको ना पढ़ा जाए। ये केवल ये नहीं है कि भाई परीक्षा की दृष्टि से हमने पढ़ा, हाँ हम उस दृष्टि से भी पढ़ेंगे, हम आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं को देखकर भी उससे हम कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि साहित्य जीवन पर्यंत काम आता है। अगर हम किसी साहित्यकार को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जीवन के कई मोड़ पर, समस्याओं पर हमें समाधान साहित्यकार से ही मिल जाता है। तो आप तो एमए के छात्र हो, आपसे ये मैच्योरिटी की हम भी मांग करते हैं कि आप किसी साहित्यकार को जब पढ़ें तो केवल परीक्षा की दृष्टि से उसको ना पढ़ें, बल्कि जैनेंद्र को जो है उस तरह से पढ़ें कि वो क्या विज़न लेके हिंदी साहित्य में आए थे और कैसे उनका विज़न जो है आज हिंदी को एक नई दिशा उन्होंने दी और नया रास्ता उन्होंने बना के दिया, जिस पर बाद के बहुत सारे लेखक आज तक उस पे चले आ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा था कि व्यक्ति जो है बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है, वैसे ही साहित्यकार का हम देखेंगे तो जैनेंद्र स्वयं बहुत सारे लोगों से प्रभावित थे। जैसे कि मैंने बताया कि मुंशी प्रेमचंद से तो बहुत गहरे ताल्लुकात थे उनके और उनसे वो बहुत प्रभावित थे और उनसे प्रभावित होते हुए भी उनसे अलग थे। यही एक मूल बात जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। इसके अलावा टॉल्स्टॉय से वो बहुत प्रभावित थे, जो एक रूसी रचनाकार हैं, उनका उन पर गहरा प्रभाव था। अगर हम भारत की बात करें तो दो बड़े रचनाकार जो थे वो जैनेंद्र को बहुत प्रभावित उन्होंने किया। एक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत और रविंद्र जी का बहुत जो है गहरा जैनेंद्र पर असर और प्रभाव था। और वो दौर ही ऐसा था जब समूचा भारतीय साहित्य जो है टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर जी के उस छाया से प्रभावित था, उनके व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व से हम प्रभावित थे। उसमें एक जैनेंद्र भी थे। इसके अलावा
जैनेंद्र पर गांधी जी का बड़ा गहरा प्रभाव था। मैं यहाँ ये भी कह दूँ कि वो गांधी जी के बहुत करीबी जो है लोगों में से थे। सीधा संवाद था उनका गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ। लेकिन उनके साहित्य पर भी गांधी जी का काफ़ी जो है वो प्रभाव था। विनोबा भावे, इन सबका भी जो है काफ़ी बड़ा प्रभाव था। हिंदी साहित्य में हम जैनेंद्र को प्राय स्त्री पुरुष संबंधों के रचनाकार के रूप में जानते हैं। उनकी जो बात जब भी होती है वह उस नारी के चित्रण के लिए होती है जो उस दौर में एकदम नई थी साहित्य के लिए। समाज में तो थी वो, लेकिन साहित्य के लिए बहुत नई तरह की स्त्री थी। और एक नए तरह के स्त्री पुरुष संबंध जो जैनेंद्र के साहित्य के केंद्र में है, वह जो है वह उनके उसमें आते हैं। और इसीलिए दादा धर्माधिकारी ने उनको गृहस्थ सन्यासी कहा था। यानी ऐसा सन्यासी जो गृहस्थ भी है, या ऐसा गृहस्थ जो सन्यासी है। यानी व्यक्ति घर में रहते हुए भी जो है वो घर से बाहर एक तरह से है, या घर से बाहर होते हुए भी वह एक घर की चार दीवारी में है। और जब इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हैं तो हमें एक साहित्यकार को पढ़ने समझने का जो है एक रास्ता मिल जाता है, और हमें जैनेंद्र को समझने में आसानी हो जाती है कि किसी रचनाकार पर किनका प्रभाव था, क्या उनको आज तक समझा गया, क्या उनको आज समझे जाने की ज़रूरत है, क्या समय और समाज रहा जिससे वो रचनाकार पैदा हुआ, किससे उसकी तुलना की गई, किसने उसको कमतर बताया, किसने उसको ज़्यादा बताया। क्योंकि हमारे हिंदी में पूज्य भाव बहुत ज़्यादा है, श्रद्धा वाला भाव। हम आलोचना जो है वह वस्तुनिष्ठ नहीं करते हैं। हमारी जो है पूज्यता के भाव से या तो की जाती है श्राद्ध पक्ष की तरह, या जो है एकदम निर्मम जो है शत्रु की तरह। दोनों ही अतिवादी दृष्टियाँ हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि साहित्य में जो है मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ और उस तरीके से हो जहाँ रचनाकार का साहित्य उभर कर आए, ना कि उसका पर्सनल व्यक्तित्व। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने पर जो है हमें साहित्य के मूल जो सार होता है, जो उसके साहित्य का जो मूल मर्म होता है, वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। तो आगामी कक्षाओं में हम जैनेंद्र की और बहुत सारी बातें करेंगे, जानेंगे आपसे परीक्षा में किस तरह से जैनेंद्र पूछे जाते हैं, क्या उनके बारे में है, और किस तरह से हम जैनेंद्र को पढ़ें, क्या उनकी रचनाएं हमारे सिलेबस में शामिल हैं। तो इस सब पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।